हाय फ्रेंड, आज हम लोग फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के पार्ट 3 वीडियो में मिल रहे हैं। इससे पहले अपने पार्ट 1 और 2 वीडियो बनाए हैं। अगर आपने नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। पार्ट 1 वीडियो में हमने टाइप ऑफ फोर्स पढ़ा, टाइप ऑफ फोर्स पढ़ा, इनर्शिया पढ़ा और टाइप ऑफ इनर्शिया पढ़ा। और जो सेकंड वीडियो उसमें हमने न्यूटन्स के लॉ पढ़े और मोमेंटम पढ़ा। फ्रेंड, इस वीडियो में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मजल एंड रिकॉइल वेलोसिटी और हाउ टू कैच अ बॉल पढ़ेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ने से पहले हम एक चीज़ बताना भूल गए थे, उसके लिए सॉरी। और हम बता देते हैं, मोमेंटम को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका फार्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। जैसे 20 केजी का एक स्टोन है, उसका वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, लेकिन तो इसका मोमेंटम ज़्यादा रहेगा, 40 मीटर जो भी रहेगा। लेकिन वही एक छोटा सा बुलेट जिसका वजन है 0.5 kg और उसका वेलोसिटी है 200 मीटर पर सेकेंड, तो इसका क्या रहेगा? तो इसका भी मोमेंटम ज़्यादा रहेगा। मेरे कहने का मतलब यही है कि ये जो मोमेंटम होता है वो सिर्फ मास पे नहीं, बल्कि मास और वेलोसिटी दोनों पे फोकस देता है, वो किसी पे डिपेंड नहीं रहता। मेरे कहने का मतलब यही है। अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ेंगे। फ्रेंड, अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ेंगे। ये जो ये ए और ये बी है, ये दोनों मूव कर रही थी। इसका मासा है एक का m1 एक का m2। u1 और u2 वेलोसिटी से वो मूव कर रही थी और कुछ समय बाद वो कोलाइड कर गई। कॉलिजन, उसी टकराना, एक दूसरे से टकरा गया और बाद में उसका वेलोसिटी ये हो गया। हमें जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में जो प्रूफ करना है वो है m1 इंटू u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। इसका हम स्टेटमेंट बता देते हैं, उसके बाद हम प्रूफ किसको करेंगे। इसका स्टेटमेंट लिख लीजिए, हम स्पेस कम इसलिए नहीं लिख रहे हैं, धीरे से ही बोलते हैं। लेट द टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी हैविंग मास m1 एंड m2 रिस्पेक्टिवली मूविंग इन द सेम डायरेक्शन अलोंग सेम लाइन u1, ऐसे लिखेगा u1 ग्रेटर देन u2, u1 greater than u2 at the one point collision to each other, F1 force applied to body B। जैसे मान लीजिए ये F1 है, ये A है, तो ये B पे फोर्स लगाएगा और B इस पे लगाएगा, इसीलिए हमने लिखा F1 force applied to body B and F2 force applied to the body A after collision velocity V1 and V2 respectively। और हमें प्रूफ ये करना है, तो हम प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ पहले लेंगे, उसके बाद सेकेंड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ में क्या कहा गया? जितना रिएक्शन हम लगाएंगे उतना ही हम पे लगाया जाएगा। फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, सो F1 इक्वल टू माइनस F2। RHS साइड जो रहता है वो हमेशा निगेटिव में लिया जाता है अगर दो फोर्स रहे तो। उसके बाद बाय न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग, SECON सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग F इक्वल टू M हमने प्रूफ भी किया था, तो ये होता है। और F1 का फोर्स क्या हो जाएगा? M2A2, क्योंकि ये इस पे फोर्स लगा रहा है B पे। और माइनस का क्या हो जाएगा? माइनस F2 का माइनस M1A1। ओके फ्रेंड, आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। और M2 एक्सीलरेशन 2 है, इसीलिए वेलोसिटी भी 2 लिखेंगे। टाइम तो सेम ही था क्योंकि एक ही समय पे वो मूव कर रहा था। और फ्रेंड, एक्सीलरेशन A1 है, इसीलिए हम वेलोसिटी दोनों A1 लिख लेंगे और टाइम t दे देंगे। टी कैंसिल हो गया और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, u2 हो जाएगा। और इधर माइनस था तो माइनस प्लस माइनस ही होता और माइनस माइनस प्लस होता है, इसीलिए हमने साइन चेंज कर दिया। और आपको पता होगा कि RHS साइड या LHS साइड, अगर दोनों चेंज होता है, RHS साइड LHS साइड आता है और LHS साइड RHS साइड जाता है। पर अच्छी से दिखा देते हैं, M2 V2 है, ये V2 है और ये U2 है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। और साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि ये RHS साइड था और LHS साइड आ रहा है।
और ये LHS साइड था और RHS साइड जा रहा है, तो साइन चेंज हो गया। इसी के साथ हमारा जो ये थ्योरम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ थ्योरम, ये प्रूफ हो गया। अब हम रिकॉइल एंड मजल वेलोसिटी पढ़ेंगे। अब हम मजल एंड रिकॉइल वेलोसिटी पढ़ेंगे। ये एक गन है जो रेस्ट में है अभी, उसमें बुलेट है लेकिन वो अभी रेस्ट में है। इसको हम कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट एंड इसको हम कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन, समझ गए। और उसके बाद जब इस गन में फायरिंग होती है तब बुलेट बाहर निकलता है। तो ये जो बुलेट बाहर निकला इसी को हम कहते हैं मजल वेलोसिटी। इसी को हम क्या कहते हैं? मजल वेलोसिटी। ओके। न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जितना फोर्स हम किसी पे लगाते हैं उतना ही फोर्स वो हम पे लगाता है। इसीलिए जब बुलेट आगे जाती है तब गन भी बैक आता है, और वही जो गन बैक आता है उसी को हम कहते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। इसका जो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन पे जो फार्मूला बैठाएंगे वो इस तरीके से, मास है इसका ले लेते हैं m1, इसका m2, इसका जो हम लगाएंगे मास ऑफ बुलेट इंटू मास इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ गन प्लस इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन, और मास ऑफ बुलेट प्लस फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ गन फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन। देखिए मास फ्रेंड, यहाँ हमने इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन लिख लिया और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, और फायरिंग हो गया। उसके बाद क्या हो गया? फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। सॉरी, उल्टा लिख दिया, सॉरी। यहाँ होगा गन और यहाँ होगा बुलेट। और हम जो इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे लेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा। देखिए मास ऑफ बुलेट प्लस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, सॉरी इंटू लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस मास ऑफ गन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन इक्वल टू क्या होगा? मास ऑफ बुलेट फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ गन फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन। फ्रेंड, अगर मास कितना भी रहेगा और वेलोसिटी जो जीरो रहेगा, आपको मालूम ही होगा किसी भी चीज से जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। सो ये जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा। जो हमारा ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा, दोनों जीरो हो जाएगा। इसीलिए हमें जो गन या बुलेट पे कोई भी क्वेश्चन बनाने को मिलेगा तो हम डायरेक्ट ये फार्मूला लिख सकते, इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए हमने ये बता दिया। फ्रेंड की आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। डायरेक्ट हम ये लिख देंगे, इतना लिखने की। मान लीजिए ये कोई प्लेयर है जो गेंद को एक ही बार में कैच कर लेता, और ये कोई प्लेयर है जो गेंद को एक बार यहाँ कैच किया और फिर गेंद को मूव करा के यहाँ ले आया। इससे क्या हुआ? दोनों में कौन सा अच्छा किया, कौन सा नहीं अच्छा किया? ये अच्छा किया। आप पूछेंगे वो क्यों? मैं उसी क्यों का आपको जवाब देता हूँ। सबसे पहले हम एक आपको चीज बता देते हैं, नहीं सबसे पहले हम प्रूफ ही कर देते हैं, उसके बाद आपको बता देंगे। इनिशियल वेलोसिटी जैसे हम बॉल का ले लेते हैं, दोनों का सेम ही है इनिशियल वेलोसिटी, इसीलिए एक बार हमने लिख दिया। और इसका जो मास है बॉल का 150 ग्राम, और फाइनल वेलोसिटी हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अंत में इसे रेस्ट में ही आना है, सो फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन। दोनों में हमने यही फार्मूला अप्लाई कर दिया। ओके। उसके बाद हमने मास को ऐसे लिख दिया और एक्सीलरेशन को हमने किस में ले आया? v माइनस यू अपॉन टी वाले टर्म में ले आया। इसमें भी वही करेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे दोनों में हम, सेम प्रोसेस, कोई प्रोसेस में चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। अब एक बात यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये जो टर्म है, ये टर्म और ये टर्म, ये दोनों में सेम ही रहेगा। क्यों ना हम इसे कांस्टेंट ले लेते हैं, कांस्टेंट टी ले लेते हैं, और इसमें भी हमने कांस्टेंट के ले लिया, टी नहीं, दोनों में कांस्टेंट हमने के ले लिया। अब हम यहाँ पे एक प्रोपोर्शनल दे देंगे और 1/t हो जाएगा। यहाँ भी एक हम प्रोपोर्शनल दे देंगे और 1/t हो जाएगा। ये एक इनवर्स प्रोपोगेशन है। आपको फ्रेंड्स पता ही होगा इनवर्स प्रोपोगेशन में क्या होता है। अगर फोर्स बढ़ेगा तो टाइम घटेगा, और टाइम बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा। देखिए, अगर फोर्स बढ़ेगा तो चोट लगने की उसको ज्यादा संभावना रहेगी।
मान लीजिए अगर कोई भी गेंद स्पीड से आई और आपने एक ही बार में कैच कर लिया तो आपको चोट लग सकती है। अगर आप उसको धीरे धीरे बैक करेंगे गेंद को तो चोट नहीं लगेगी। इसीलिए क्रिकेटर जब भी बॉल को कैच करता है तो वो पीछे कर लेता है, यही मेन कारण है। अगर आप भी क्रिकेट खेलते होंगे, अगर आपने आज तक इस बात को नहीं ध्यान दिया है तो आगे से ध्यान रखिएगा। When time is less, force is high. When time is high, force is less. अपोजिट रहता है। ओके फ्रेंड, इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म हुआ। लेकिन रुकिए जाइए मत, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, प्लीज इसका आंसर कमेंट करके बताएं। इनर्शिया से रिलेटेड है। ये मान लीजिए 20 kg का स्टोन है और ये 10 kg का स्टोन है। ये इसे हम ऐसे डिनोट करते हैं, इसे बी से। आपको बताना होगा कमेंट करके इस दोनों में से किसका इनर्शिया ज़्यादा लगेगा, इस दोनों में से इनर्शिया किसका ज़्यादा लगेगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड बाय।